नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर, जहां बजट सत्र से पहले राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और पक्ष विपक्ष दोनों धड़ों को इस बैठक में बुलाया गया है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई है और सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया है। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर पलटवार किया। कहा, सत्र में मुद्दों, तथ्यों और तर्कों पर बात होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। पहले दिन अभिभाषण के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर लगभग 28 फरवरी तक चल सकता है, जिसमें करीब 20 बैठकें होने की संभावना है और राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 से 4 दिन तक चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद सरकार अपना जवाब देगी और बजट सत्र के दौरान डिस्टर्ब एरिया एक्ट, पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों से जुड़े अहम विधेयक लाने की तैयारी है। बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट में जुटा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, कांग्रेस विधायक दल सरकार को जनहित से जुड़े हर मोर्चे पर घेरेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट सत्र ऐतिहासिक होगा। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो पूरा ध्यान रखेंगे और उन्होंने वो एक प्रकार से ऐच्छिक किया है, कंपलसरी नहीं किया है, वो बात भी हमने रखी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनके जवाब जो है समय पे आए, उसके लिए हमने बात की है। क्योंकि विशेष रूप से मैं बात करूं फाइनेंस की, राइजिंग राजस्थान की, ईआरसीपी की, जो ऐसे विषय हैं उनके जवाब जो है सरकार नहीं दे रही है, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पे बनाई जा रही है। ध्यानाकर्षण जो है उसको लगाने में डिले किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो बात रखी कि जो बिलों पे जो बहस हो वो सार्थक होनी चाहिए, बिलों पे पूरी बहस होनी चाहिए। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप और हम साक्षी रहेंगे, ये विधानसभा का सत्र ऐतिहासिक होगा और उसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें राजस्थान का सर्वांगीण हो, जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। और वहीं जयपुर से खबर, जहां बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायक दल की बैठक ले रहे हैं और बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद हैं। बैठक में बजट सत्र को लेकर फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर मंथन हो रहा है। सदन में कांग्रेस की ओर से संभावित अवरोध की स्थिति में बीजेपी की सकारात्मक और सख्त रणनीति तय की जा रही है। तो इस बीच बड़ी जानकारी, जहां फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर मंथन चल रहा है और साथ ही बजट सत्र से पहले बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की इस वक्त बैठक चल रही है और सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में आज जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है और फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर इस वक्त मंथन हो रहा है। बजट सत्र से पहले बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, सर्वदलीय बैठक, और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो रही है। और इसको लेकर के हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, आप कल का दिन बेहद खास रहने जा रहा है, बजट सत्र को लेकर के सियासी तैयारियां, और आज उससे पहले लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। अभी भी विधायक दल की बैठक चल रही है, क्या उससे जुड़ी जानकारी? देखिए, विधायक दल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है शुभेंदु, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो इसी बैठक में तय की जा रही है। खासतौर पर ऐसे समय में जब ओएमआर शीट का विवाद चल रहा हो, पंचायत निकाय चुनाव को लेकर देरी हो और विपक्ष जो है सरकार को अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर पूरी घेरने की रणनीति बना चुका हो। पिछली बार हमने देखा कि कैसे हंगामेदार सत्र रहा था, कैसे विधानसभा के बाहर भी हमने कांग्रेस को प्रदर्शन करते हुए देखा था। ऐसे में सदन के बाहर भी और भीतर भी कैसे पूरा मुकाबला किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी हो, किस मंत्री के पास क्या जिम्मेदारी हो, कैसे सारे मंत्री पूरी तैयारी के साथ आए,
विपक्ष के सवालों के जवाब दें, अपना पक्ष रखें, सरकार का एजेंडा रखें। और उससे भी बड़ी बात ये कि बजट सत्र है तो 11 फरवरी को बजट पेश होना प्रस्तावित है, लिहाजा बजट की जो तैयारियां की जा रही हैं उससे पहले एक बार फाइनली सभी विधायकों से भी सीएम बातचीत कर रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर ऐसी कोई विशेष मांग जो बजट में शामिल हो, और खास तौर पर जो ट्रबल शूटर हैं, बड़े जो मंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं, उनको विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी कि पूरा फ्लोर मैनेजमेंट संभालें, विपक्ष के हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब। और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं सुशांत जो कि इससे पहले तक उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। वही एसआईआर में जिन मुद्दों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वोटर लिस्ट में से उनकी पार्टी के नेताओं के नाम काट दिए गए हैं, तो उसको लेकर के विपक्ष एक मुद्दा उठा सकता है। वहीं डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर के जो चर्चा चल रही थी उसकी होने को लेकर के या उसको लाने की जो तैयारी की जा रही है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अभी धर्मांतरण विरोधी जो बिल है उसको लेकर के भी हंगामा होने के आसार हैं। तो ये कई ऐसी रणनीति, कई ऐसे सवाल हैं जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। क्या इसको लेकर के अलग से कुछ खास रणनीति, और जैसा आप कह भी रहे हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट यही सब कुछ बताता है, तो इससे जुड़ी कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एसआईआर को लेकर सरकार की स्ट्रेटेजी जो है वो तय है। जोगाराम पटेल लीड कर रहे हैं और जाबर सिंह कर रहा है, वो बताएंगे सदन में जब भी इस मुद्दे पर डिस्कशन होगा, या फिर दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को कहा गया है कि पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो पार्टी की लाइन है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसके जरिए इसका विरोध केवल इसी बात के लिए किया जा रहा है कि बरसों से जो बिना वोटर लिस्ट में नाम के बैठे हैं, जो वोट कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जाए। ओएमआर शीट का जो मुद्दा है उसको लेकर भी हंगामे की संभावना। हालांकि भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये परीक्षा जो है हुई थी और उसके बाद अब 4 साल तक सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं करवाई, अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही थी। और इसी तरीके से इस बात को लेकर भी प्रबल संभावना है कि निकाय पंचायत चुनाव में जो देरी हुई या फिर पंचायतों के पुनर्सीमांकन का मुद्दा हो, जिस तरीके से अलग अलग पंचायतों में लोग ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्षी रणनीति साफ है और सरकार का, सत्ता पक्ष का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे ऐसे दूसरे मुद्दे भी हैं, बजट में घोषणाओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तो निश्चित रूप से आज की इस बैठक में उन सभी मुद्दों को खंगाला जा रहा है, उनको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। सुशांत, इस सत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिल भी लाने की तैयारी सरकार कर रही है, उसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिल तो वही डिस्टर्ब एरिया, जिसको कैबिनेट में अनुमोदित किया जा चुका है, और उसे लेकर भी विपक्ष के नेताओं के बयान हमने देखे कि कैसे अशोक गहलोत, प्रताप सिंह, डोटासरा, जूली जैसे नेताओं ने कहा कि भाजपा शासनकाल में ये माना जा रहा है कि राजस्थान अशांत क्षेत्र है। इसकी गूंज हमें विधानसभा में सुनाई देगी। हालांकि विपक्ष के इन हमलों का जवाब जो है सरकार के पास तैयार है। सरकार की अपनी दलीलें हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाके जिनको डिस्टर्ब किया जाता है और जिससे वहां के बहुत लोगों को पलायन करना पड़ता है, उसको रोकने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल लाया जा सकता है शुभेंदु, अभी उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि क्या, जिस तरह से हम लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, पंचायत और निकायों में 2 से अधिक संख्या वाले जो ऐसे बच्चों की संख्या वाले जो नेता हैं, उनको क्या राइट मिले या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसको लेकर पार्टी के भीतर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये बिल भी हमें सदन के भीतर दिखाई दे। कुछ ऐसे पुराने बिल जिनको लेकर पिछली बार सहमति नहीं बन पाई थी, इस बार हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां यूजीसी के नए नियमों का विरोध लगातार हो रहा है और नियम लागू होने के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सवर्ण समाज का अमर जवान ज्योति पर प्रदर्शन, जहां यूजीसी के नए कानून का विरोध हो रहा है। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना का बयान इस पर सामने आया। कहा कि बिल वापस नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो ये इस दौरान उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो उसके बाद आगे विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। तो आपको बता दें, यूजीसी के नए नियमों को लेकर के संग्राम लगातार चल रहा है। नियम लागू होने के विरोध में ये लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं नीटवाला से बड़ी खबर, जहां यूजीसी को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी पर अत्याचार और भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो होगा सब संविधान की परिधि के अंदर होगा।
ये जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से साफ कर दिया गया। पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यूजीसी से जुड़े विवाद को लेकर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि यह विषय किसी एक समाज से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक नीतिगत और कानूनी विषय है जिसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार को है। अब इस दौरान चतुर्वेदी ने बताया कि यह कोई नया कानून नहीं बल्कि पुराना प्रावधान है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत भी पहले अपनी राय रख चुकी है। अजमेर में वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं अरुण चतुर्वेदी जी। वैसे किस तरीके के फैसले लिए गए हैं और क्या डायरेक्शन दिए गए? वित्त आयोग का काम है कि सरकार के जितने भी रेवेन्यू आती हैं उन सब रेवेन्यूज़ का कलेक्शन, सोर्स का डाटा तैयार करना और उसके माध्यम से उन सब के आधार पर पंचायत और नगर निकायों को अपनी तरफ से अनुदान देने की अनुशंसा करना। सप्तम वित्त आयोग का गठन 1 अगस्त को हुआ। 2 सितंबर को हम पहले अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, जिसके आधार पर इस विधानसभा में वो पारित होगा और तुरंत अनुदान पहुंचेगा। उसके 2 सोर्स रहते हैं हमारे पास सूचनाओं को लेने के। एक तो हम एक प्रश्नावली भेजते हैं और प्रश्नावली के आधार पर सारी सूचनाएं सब निकाय से और हर पंचायत इकाई से मंगाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा हमारा सोर्स रहता है कि इस तरह के इंटरेक्टिव प्रोग्राम हम अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं। अभी संभाग स्तर पर चर्चा का हमने क्रम शुरू किया। लगभग 1 महीने पहले भरतपुर संभाग का एक कार्यक्रम पूरा किया। आज अजमेर संभाग के सभी सुबह पहले पंचायत राज से जुड़े हुए लोगों की एक चर्चा थी और अभी लोकल बॉडीज़ की यूएलबीज़ हैं उनके और कलेक्टर्स की, उनके साथ एक चर्चा वित्त आयोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में और उनके सुझावों के बारे में चर्चा पूरी की। सर, राजस्थान में यूजीसी का काफ़ी बड़ा मुद्दा उठ रहा है और ब्राह्मण समाज, सर्व समाज, आज कलेक्ट्रेट पे भी ज्ञापन दिया गया है। उनको ऐसा लगता है कि इस पूरे मुद्दे में ब्राह्मण समाज के साथ छलावा किया जा रहा है। पहली बात तो एक समाज का नहीं है, उसके बाद केंद्र सरकार की जानकारी में है, ये पुराना कानून है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना कुछ दिया है। पूरी सरकार इस मामले में चिंतित है और चिंतित होकर सब निश्चित रूप से इस संज्ञान में होने के कारण जल्दी इसका समाधान निकल कर आएगा। पहली बात तो यूजीसी का नोटिफिकेशन है और यूजीसी का एक भ्रम जो बन रहा है, यूजीसी का नोटिफिकेशन देश के दंडात्मक कानूनों के ऊपर लागू नहीं होता। तो ये कई बार जो होता है ना गिरफ्तारी का विषय, वो सीआरपीसी और आईपीसी या अब जो हमारे प्रेजेंट दंडात्मक कानून है उन सब के ऊपर सुपरसीड नहीं करता है। फिर भी केंद्र सरकार स्वयं चिंतित है, जल्दी इस विषय को संज्ञान हुआ है, बिल्कुल चल रही है, कोई ना कोई समाधान निकल कर। अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य द्वारा पाकिस्तान को बड़ा भाई बोलकर एक व्याख्यान में बोला जाता है, इस पर क्या कहना? मैंने सुना नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कोई व्याख्यान चल रहा था जिसमें कहा, जब तक मैं फर्स्ट हैंड मेरे को जानकारी नहीं हो तब तक मैं कमेंट। चलिए ठीक है। हाँ, तो ये हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी और इन्होंने जो वित्त आयोग की जो बैठक है उस पर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं इसके बारे में जानकारी दी है और साथ के साथ में यूजीसी के प्रकरण को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार खुद इस पर चिंतित है और जल्द ही इस विषय पर संज्ञान लिया कर इस प्रकरण को दुरुस्त किया जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पेपर लीक मामले में हरीश चौधरी की मांग, जेल में बंद आरपीएससी पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा पर बोले कि 1.20 करोड़ की डील पर लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की गई। हरीश चौधरी ने लाई डिटेक्टर जांच की मांग की है। बोले लाई डिटेक्टर टेस्ट से सच्चाई सामने आए। 2023 से जेल में बंद है बाबूलाल कटारा। आपको बता दें, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पेपर लीक, ओएमआर शीट घोटाले और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन में शामिल होकर हरीश चौधरी ने युवाओं का समर्थन किया और अपनी ही पूर्व सरकार के समय नियुक्त आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को एसओजी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का जिक्र किया। तो मेरा आपके माध्यम से राजस्थान में बैठे हुए कैबिनेट के सदस्य, जिसमें निर्णय के लिए क्या माध्यम रहेगा, निर्णय के लिए माध्यम कैबिनेट और 200 विधायक रहेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से राजस्थान में बैठे हुए कैबिनेट के सदस्य, जिसमें कलोड़ी मीना जी जैसे भी लोग हैं,
जो राजस्थान की इन्हीं सड़कों के ऊपर बहुत मजबूती से राजस्थान के नौजवानों की पैरवी करते थे। करोड़ी जी, अब वो लालच छोड़ दो, मजबूती से, बुलंदी से जो अगली कैबिनेट होगी उसके अंदर, क्योंकि हर कैबिनेट के सदस्यों का अधिकार है कि इस कैबिनेट के अंदर अपनी खुद का प्रस्ताव रख सकता है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए पेपर लीक और मार्कशीट घोटाले के मुद्दे को लेकर बाड़मेर जिले की कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बेरोजगार युवाओं के साथ कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे। उन्होंने पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। इस पूरे मामले पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि हर राजनीतिक पार्टी के रहते हक और न्याय की बात पर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मार्कशीट घोटाले को लेकर बाड़मेर के युवा और बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। साथ ही साथ हम बात करेंगे कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से कि किस तरीके से आपने, क्योंकि आपने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, किस तरीके से देखते हैं, या ये पार्टी से ऊपर की कहानी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हक की और न्याय की बात में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हमने हक और न्याय की बात करी है। पिछले 11 साल से ओएमआर शीट का घोटाला चल रहा है। पहले पेपर लीक और सेंटर पे नकल का हम सुनते थे। आज की ये स्थिति है कि ओएमआर शीट, जिसे परिणाम शीट कहते हैं, उसके अंदर ही घोटाला होने लग गया। तो फिर ये जो इंस्टीट्यूट, जो संस्थाएं हैं, जो बोर्ड है, उनकी क्या विश्वसनीयता रहती है? उसके अंदर ही घोटाले हो गए। उनके कार्मिक ही घोटाले कर रहे हैं बैठ के। इसको लेके आपने कौन कौन सी पार्टी का आह्वान किया था और किस तरीके का आह्वान? हमने सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, सारे राजनेता जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, पार्टी के पदाधिकारी, उन सब के पास गए हम। हमारी बात को सबने सुना, हमारी बात नकारी किसी ने नहीं, क्योंकि एक सच्चाई की बात है। सबने आश्वासन दिया है। कुछ लोग आज हमारे धरने के अंदर पहुंचे भी हैं, कुछ ने एकाएक हम नहीं पहुंच पाए, तो जिस सदन में वो बैठते हैं उस सदन में वो हमारी बात उठाएंगे, लेकिन हमें न्याय की उम्मीद है। आपने जिनको ज्ञापन दिया उन्होंने क्या बात कही और किस तरीके से बात शुरू, क्या रहा? देखिए, यशराज शेखर जी IAS हैं, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने ये आश्वासन दिया जो हमने मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंपा है। बोला कि हम जल्द से जल्द इस बात को ऊपर पहुंचाएंगे। और हमने भी निवेदन किया कि स्टूडेंट बड़ा शालीन और शांत है, वो अपनी बात शांतिपूर्ण भी करना जानता है और इस जवानी के अंदर जिस हद तक लड़ना है उसको भी जानता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कुछ और न्यूसेंस क्रिएट हो। तो शांतिपूर्ण सुन ले, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं आप? ये पार्टी लाइन वाली तो बात ही नहीं ना। हर पार्टी, मेरे को तो मेरी पार्टी ने ये कहा, सरकार ने के समय की सारी चीजें और आपकी सरकार के समय का ही सब कुछ, जो दोषी होंगे वो आपकी सरकार के काश हमारी सरकार चेत जाती तो कम से कम 5 साल और बचते। उन 5 सालों में कितनी भर्तियां हुई? आखिरी सवाल, क्या रहेगा अगर ये परिणाम अगर नहीं होता तो ये कहाँ तक आंदोलन का उग्र रूप होगा? ये आग पूरे राजस्थान में पहुंचेगी। राजस्थान के किसी जिले के सामने वहां के युवाओं को जागृत करने में हम कमी नहीं रखेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान का हर जिला बोलेगा और जयपुर को जाम करेगा। ये हमारी कहना। ये थे कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब तक भाजपा की सरकार है, समय रहते अगर इसका न्याय करती है, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा और जयपुर की ओर ये लोग यहाँ से कूच करेंगे। कैमरा सोएगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV बाड़मेर। और डीडवाना से बड़ी खबर, जहां कुचामन नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ। पार्षद ने बैठक के एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। सभापति और आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए और नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठे। वहीं बैठक का बहिष्कार कर धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षद। पुलिस सुरक्षा कर्मियों को इस दौरान बीच बचाव करना पड़ा। तो इस पीछे बड़ी जानकारी मिल रही है और इसकी तस्वीरें भी हालांकि सामने आई। सभापति महोदय श्री सुरेश सिखवाल जी की अध्यक्षता में नगर परिषद कुचामन सिटी की साधारण सभा की बैठक रखी गई, जिसमें कुल 7 एजेंडा थे, जिसमें शहर के विभिन्न विकास कार्य तथा अतिक्रमण आदि हटाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। और सभापति महोदय के निर्देशानुसार सभी एजेंडे हैं जो बहुमत से पारित किए गए और कुछ पार्षदों ने विरोध भी किया, लेकिन बहुमत के आधार पर सभी एजेंडे पारित किए गए और विभिन्न विकास कार्य जो नगर परिषद ने पूर्व में भी कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं, शीघ्र ही उनको भी प्रारंभ किया जाएगा तथा जो आज मीटिंग में पास हुए हैं वो भी जल्दी निविदाएं जारी की जाएगी। बोर्ड मीटिंग के अंदर जो ये 7 प्रस्ताव लिए गए थे उनको बहुमत के आधार पर पास कर दिए गए हैं और सभी पार्षद भाइयों को जिन्होंने साथ दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बूंदी से बड़ी खबर, जहां युवक की हत्या के विरोध में भड़का आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया और नेशनल हाईवे 52 पर 3 घंटे तक चक्का जाम रहा। वहीं चाकू से हत्या के बाद सड़कों पर लोग उतर आए और न्याय की मांग को लेकर बूंदी का नेशनल हाईवे 52 ठप कर दिया।
मुआवजा और नौकरी की ग्रामीणों ने मांग की है। वहीं हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। हाईवे जाम से यात्रियों को भारी परेशानी हुई और सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासन और आला अधिकारी पहुंचे हैं। वहीं कई घंटों की वार्ता के बाद सहमति बनी और बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए, बिगड़ गए। आक्रोशित ग्रामीणों और समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। यदि आओगे जो उन गुंडों को 3 सारा को कड़ी से कड़ी सजा मतलब उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारा बेटा की जब हमारा काल जम साथ आओगी, हमारा बेटा कौन सजा का है जो है ना फांसी की मिलनी चाहिए। और सारी पुलिस भी माँ के कदी सुनाए न करी, पहली भी कहीं सुनाए न करी। माँ की पुलिस ने जता आज मारो बेटो मारी ना तो न मारता ना तीन हमारा बेटा की पहले रिपोर्ट दी थी क्या आपने? रिपोर्ट दी जी पहले 5 महीना पहले का पापा का टक्कर दे लीजिए। आने जो इंडोली थाना ने रिपोर्ट ही गमा दी 3 वक्त रिपोर्ट दी। जो किसी ने कॉल करके बुलाया मेरे भाई को, मतलब 2 केजी बुलाया उसको बात करने के लिए कि उसने बोला कि कुछ बात करनी है। तो वो घर से निकल गया। निकल आने के बाद उन्होंने पहले प्लान बना रखा था, तो आते ही डायरेक्ट ही चाकू को दिया उन्होंने और वो भाग गए। और जिसने बुलाया ना उस बंदे ने फिर उसके छोटे भाई के कॉल किया है कि यहाँ चाकू लगा गया कोई, उसको ले जाओ। तो फिर वो यहाँ से आके मोटरसाइकिल में बिठा के सतूर तक लेके गए। फिर वहाँ से एम्बुलेंस आ गई, तो एम्बुलेंस में बिठा के कोटा ले गए। कोटा तालेला पलते पलते ऑन द स्पॉट हो गया। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र के बड़ा नए गांव में एक युवक की पैसे के लेन देन को लेकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने बड़ा नए गांव और अशोक नगर इलाके के बाजारों को बंद करवाते हुए प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। 3 घंटों तक ग्रामीण और परिजन जाम लगाकर बैठे रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया। जाम के दौरान जो है भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परिजनों की मांग थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिलवाया जाए और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दिलवाया जाए। इसको लेकर परिजन लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब भारी जाप्ता यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। पीड़ित परिवार को प्रशासन की तरफ से जितनी भी सहायता दी जाए वो देनी चाहिए और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया जाए ताकि उसको आर्थिक सहायता मिल सके और परिवार को इस दुख की घड़ी में अच्छा सहयोग मिल सके। और जिन्होंने भी इस जघन्य अपराध को जो अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फांसी भी मिले तो मिल जानी चाहिए उनको। बिल्कुल लगातार जो है ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जो आरोपी है उसमें कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलाया जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। फिलहाल प्रशासन ने जो है ग्राम को तो हटा दिया है, थाने पर जो है वार्ता की जा रही है। जो 100 का पोस्टमार्टम था वो भी करवा लिया गया है। प्रशासन लगातार जो है समझाइश कर रहा है और आरोपियों को डिटेन करने की यहाँ पर बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन ने जो आरोपी चिन्हित किए थे उन्हें डिटेन कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि पूर्व में जो है रिपोर्ट दे दी गई थी लेकिन यहाँ पर आरोपियों को पकड़ा नहीं गया और उन्होंने एक युवक को चाकू से गोद कर मार दिया और उसके बाद हंगामा बरपा, उबाल बरपा और लोगों ने प्रदर्शन किया है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। और डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र के पीट संस्कृत कॉलेज में एबीवीपी की ओर से विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर आज कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं परीक्षा सेंटर पीट कॉलेज में करने सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की। छात्रों का आरोप है कि सुबह सुबह परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए सीधा कोई साधन नहीं है और इसी के चलते विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। के बीच में एक संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ बहुत वर्षों पुराना महाविद्यालय है संस्कृत महाविद्यालय। तो वहाँ किसी ने सूद नहीं लिया आज तक और न तो यहाँ वॉशरूम है विद्यार्थियों के, न कॉलेज पूरा खंडर हो रहा है, न स्टाफ है। 3 प्रोफेसरों के भरोसे ये महाविद्यालय चल रहा है। लंबे समय से हमने मांग की, इसके बाद भी विद्यालय में स्टाफ की कमी है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है और विद्यालय का इस विश्वविद्यालय महाविद्यालय में बच्चों का सेंटर भी सागवाड़ा है।
और बालोतरा से बड़ी खबर, जहां रेडीमेड कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी है और दुकान में रखा सारा कपड़ा जलकर राख हो गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर सिवाना नगर पालिका की दमकल की टीम पहुंची है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब यहां आग लगती है और ये भीषण आग बढ़ती चली जाती है। हालांकि तुरंत ही मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचती है और इस आग पर काबू पाया गया। और उदयपुर से बड़ी खबर, जहां गोगुंदा में लेपर्ड ने महिला पर हमला किया। वृद्ध महिला हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। जंगल में पशुओं के लिए घास काटने के लिए महिला गई थी। महिला पर घात लगाकर पीछे से अटैक कर दिया और महिला के चिल्लाने पर लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तुरंत महिला को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोगुंदा तहसील के जोगियों का गुड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।